डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजीसी नेट न्यू साइकिल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जल्द ही एग्जाम होगी और ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है कि एक बार फिर से आप थीम वाइज जो पेपर एनालिसिस की का जो मैं प्रयास कर रहा हूं उसके पुराने वीडियो भी देख लीजिए। यदि आप मेरे सीरीज के साथ हैं तो आपको पता है कि 2 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने करीब 10 साइकिल को एनालाइज कर लिया है थीम वाइज। थीम वाइज मीन्स जैसे आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है और मुझे आशा है कि पार्ट 4 तक मैं, या पार्ट 4 उसके बाद थोड़े बच जाएंगे, तो एग्जाम के पहले डेफिनेटली सारे थीम के सारे पेपर एनालाइज हो चुके होंगे और वो बेस्ट वे है प्रिपेयर करने का यूजीसी नेट का मेरे अनुसार से। तब आप जान पाएंगे कि किस रेंज के क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो बिना किसी और भूमिका के चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 ऑफ थीम वाइज पेपर एनालिसिस, 5 साइकिल 2014 से 2016 के बीच का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेट अस बिगिन। ये सिलेबस है, गौर से जरूर पढ़ लीजिए। एक एक जो वर्ड है इसका इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको है थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पे मोने और रिले का जो थ्योरी ऑफ लीडरशिप है वो आपको जानना चाहिए। उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मोटिवेशन की थ्योरी है। तो मैस्लो का जो ह्यूमन नीड्स थ्योरी है, या जो हर्जबर्ग की जो थ्योरी है, ये सारे जो जितने भी मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशन में जो मोटिवेशनल थ्योरी है वो आपको समझनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे मैरी पाकर फोलेट आपको दिया हुआ है तो डेफिनेटली उससे पूछेंगे। चेस्टर बर्नार्ड दिया हुआ है, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है तो इससे पूछा जाएगा। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे होती है ऑर्गेनाइजेशन में, पूछा जाएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर का है, पूछा जाएगा। सिलेबस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए अपनी तैयारी के शुरुआत में, उसको देखिए और उसके एक एक वर्ड को जहां से भी, जिस सोर्स से आपको तैयारी करनी है उसको जरूर कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ जनरल बातें, जो ये बहुत लंबा वीडियो होगा क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन कुछ तो बहुत उठपटांग हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट हैं। जिस लेवल की ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मतलब जस्ट रोट लर्निंग, वो बहुत डिफिकल्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजी टू मीडियम भी हैं और आपको उसी पे फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है ये जिस पीरियड में था उस पीरियड में कट ऑफ जो है वो 61-62% टाइप का जाता था। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 50% आप यदि हिट कर रहे हैं और 10% गेस से, तो आपका काम बन जाता है और उसी लेवल का ये क्वेश्चन है भी। नाउ लेट अस बिगिन। 1 जून 2014, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी, मतलब वेबर के आइडियल ब्यूरोक्रेसी के इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है। तो आप यदि देखेंगे इसमें 4 इसमें दिया है, स्टाफ एंड लाइन, इम्पर्सनलिटी। इम्पर्सनलिटी डेफिनेटली जो है ये होती है, मतलब वेबर का जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है। इम्पर्सनलिटी का क्या मतलब होता है कि ब्यूरोक्रेट एक दूसरे से इम्पर्सनल रिलेशन रिलेशन रखते हैं, मतलब वो पोजीशन को देखते हैं, वो आदमी को नहीं देखते हैं। इनफैक्ट कई बार ब्यूरोक्रेसी में मानी जाती है कि यदि अपनी सिर कलम करने का भी यदि ऑर्डर आए तो ब्यूरोक्रेट उसको साइन करना होता है, मतलब वो अपने पर्सन और पोजीशन को अलग कर करके देखते हैं। इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती है। हिरार्की तो होती है, डेफिनेट हिरार्की होती है, लेकिन स्टाफ एंड लाइन ये ऐसी कोई एसेंशियल इसकी नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्यूरोक्रेसी। तो 2 और 3 जो है वो सही है और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। वेबर की यदि आपने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी पढ़ी है तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड 18 डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये है बम्पर क्वेश्चन, बाउंसर कह लीजिए, नॉट बम्पर। किसने जो है वो 18 डेफिनेशन दिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपनी किताब में, और उसको 4 कैटेगरी, पॉलिटिकल, लीगल, ऑक्यूपेशनल एंड मैनेजरियल में बांटा है। अब ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट है कि आप कैसे जानेंगे इसमें से किसने अपने बुक में ऐसा कहा है, और वो भी बहुत फेमस नहीं है। और ये जो है इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सैफरीज और रसल ने अपने बुक में जो है 18 डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन 4 कैटेगरी में दिया है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं तो जानते हैं। वैसे ये बुक जो है, जो जो बुक ये इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फ्रीली अवेलेबल है नेट पे और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अच्छी बुक है, कुछ पार्ट मैंने पढ़ी भी। हु अमंग द फॉलोइंग, सो डिफिकल्ट,
Who among the following has not made a distinction between public and private administration? ये अच्छा और इजी टू मीडियम क्वेश्चन है। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस बाद में होने लगी। बाद में मतलब देखेंगे हर्बर्ट साइमन है या जितने भी मॉडर्न थिंकर हैं, पीटर ड्रकर एंड मेनी अदर जो है, पॉल एप्पलबाय, जोसिया स्टैम्प, इन लोगों ने पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का किया, और दोनों में डिफरेंस कुछ हैं भी, काफी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका वो पब्लिक के नज़र में होती है, पब्लिक स्पिरिटेडनेस होती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, उस पे जो वॉचडॉग की नज़र ज़्यादा होती है, सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, ऑडिट, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, पार्लियामेंट को भी और अदर को भी उनको जवाब डिफरेंट तरीके से देनी होती है, और उनका जो स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक कि पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोलली जो है पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्राइवेट का वो भी रोल नहीं होता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, मैनेजमेंट फोकस ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है लॉ बनाती है एक तरह से, जिसको डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं, उसको रूल रेगुलेशन गाइडलाइन कहते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की नहीं करती है। काफी रेगुलेटरी फंक्शन होती है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, जैसे ट्राई, टीडी सैट एंड अदर सीआईए एंड ऑल अदर्स हैं। तो ये सब डिफरेंस जो है पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, और इसको करने वाले लेटर जो अब जो मॉडर्न जमाने के 1940s 50s के बाद कह लीजिए जो थिंकर आए उन्होंने किया है। जो क्लासिकल थिंकर थे लाइक हेनरी फायोल, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं था। फायोल हो चाहे टेलर हो, वेबर हो, गुलिक एंड उर्विक हो, उन लोगों के लिए जो है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एमपी फॉले हो, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब उन वो लोग पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से अलग करके नहीं देखते थे। ये एक फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं। ये सब देखते हैं, हर्बर्ट साइमन, पॉल एप्पलबाय, जॉन गॉस, जोसिया स्टैम्प, ये सारे। मैक्स वेबर यूज द ग्रीक वर्ड करिश्मा। वैसे करिश्मा तो मतलब बहुत हिंदी में भी आ गया है, शायद उधर से ही आया होगा, करिश्मेटिक। तो करिश्मा टू रेफर टू, तो आपको पता है कि उन्होंने 3 टाइप का अथॉरिटी दिया था मैक्स वेबर ने, ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक एंड लीगल, रैशनल। तो करिश्मा जो वर्ड है वो रेफर क्या करता है, अब यहाँ देखिए, एक्सपीरियंस से जो क्वालिटी आती है वो नहीं, इनहेरिटेड क्वालिटीज ये भी नहीं है करिश्मा, सुपर सुपर नेचुरल क्वालिटीज हो सकती हैं, यही करिश्मा है, और सुपर ह्यूमन क्वालिटी, कोई यदि सुपर ह्यूमन कैसा बिहेव करता है तो उसमें करिश्मा है। तो 3 और 4 ये इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए वेबर से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ दिया है इन्होंने, एक टाइप ऑफ ऑथोरिटी से और एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बेस मतलब जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसको उस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को आप अलग अलग कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो या मतलब आधार जिसपे ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो फंक्शन है, प्रोसेस है, क्लाइंटल मतलब ये क्लाइंट, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं यदि क्लाइंट नहीं है तो। लेकिन बजटिंग इसका कोई इसेंशियल बेस नहीं है। तो ये मीडियम क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए मैचिंग, और मुझे आशा है कि आप इसको कैसे यूज करते होंगे, आप वीडियो को पॉज कर लेते होंगे, फिर क्वेश्चन ट्राई करते होंगे, फिर मेरा आंसर देखते होंगे, दैट इज द राइट वे। अब यहाँ मैचिंग देखिए क्या है, हिरार्की है, और यहाँ काफी चीजें आप पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी में पढ़ूंगा। यहाँ पे जो है कुछ कमेटी की नाम है एडी गोरवाला, जिसको जानना चाहिए आपको, बहुत फेमस नहीं है, डीएस कोठारी कमेटी बहुत फेमस है। मैं तो इससे चलूंगा कि कोठारी जो डीएस कोठारी कमेटी थी उसने सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स एग्जाम शुरू किया था, प्रीलिम्स स्क्रीनिंग एग्जाम इन इंडियन सिविल सर्विसेज, सी का 1। तो सी का 1, और इससे ही देखिए हमारा क्रैक हो जाता है, बाकी को आप मैच कर लीजिएगा। तो ये इजी है क्योंकि एक ही से क्रैक हो जाता है। लेकिन आप गोरवाला को मत भूलिए यहाँ पे। तो ये 4 में है, और 4 में यदि आप देखेंगे तो बी का है, इसका मतलब कि इन्होंने रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1951 में दिया था। ये कई बार आपको जो है यूजीसी नेट या पीजीईटी में ये क्वेश्चन टकरा जाएगा, क्योंकि ये ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, एडी गोरवाला कमेटी, रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिरार्की जो है स्केलर चेन होता है, स्केलर प्रोसेस होता है, और यहाँ अब चौथा जो बचा वो ऑक्सिलरी एजेंसी जो है हाउसकीपिंग है। ऑक्सिलरी एजेंसी क्या है, यहाँ आपने लाइन एंड स्टाफ अभी देखा। ऑक्सिलरी वो है जो सपोर्ट, मतलब बिल्कुल जो एक हाउसकीपिंग टाइप का, मतलब हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, साफ सफाई, मेस, कैंटीन, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो
सर्विसेज चाहिए होती है, वो ऑक्सिलरी सर्विस है, जो कि ना तो लाइन है ना स्टाफ है। लाइन हो गई मेन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए जो स्टाफ लगे हो या जो लोग लगे हो, लाइन एजेंसी है। जो स्पेशलाइज एजेंसी है, जो एडवाइस देती है लाइन एजेंसी को, जैसे मेडिकल सर्विस, लीगल सर्विस, वो जो है स्टाफ एजेंसी है। और ऑक्सिलरी जैसे हाउस कीपिंग, हॉर्टिकल्चर एंड अदर जो सपोर्ट सर्विसेज है, ऑक्सिलरी सर्विस है। Next question, which one of the following was the first state to establish the institution of लोकायुक्ता in India? तो आपको पता है कि इंडिया में लोकपाल के लिए कितनी लंबी लड़ाई चली, लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसने कि बहुत पहले 1971 में ही लोकायुक्ता अपने यहाँ स्टेट में एस्टैब्लिश कर दिया था। ये महाराष्ट्र स्टेट है। तो आप यदि जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इसलिए मीडियम कैटेगरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोटागोनिस्ट, मतलब कौन जो है इंटीग्रल व्यू के इसमें से समर्थक हैं। प्रोटागोनिस्ट मतलब ऐसे थिंकर जो समर्थक हैं इंटीग्रल व्यू के। इससे पहले समझिए कि इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू होता क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि दो तरह के काम होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एक मैनेजरियल रोल होते हैं, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन को दिशा देना एंड ऑल। और एक जो रूटीन जॉब होता है, क्लर्क का काम है, प्यून का काम है, डिस्पैच का काम है, मतलब बहुत लो लेवल का काम है, रूटीन जॉब है। जो इंटीग्रल व्यू रखने वाले थिंकर हैं उनका कहना है कि ये सभी दोनों जो जो रूटीन जॉब करते हैं और जो मैनेजरियल जॉब, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एक प्यून भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी। जो मैनेजरियल व्यू रखते हैं उनका कहना नहीं, रियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो कि डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल रोल करते हैं, बाकी रूटीन वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जो मैनेजरियल व्यू रखते हैं वो हैं लुथार गुलिक, हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन। ये चारों को याद कर लीजिए। जो इंटीग्रल व्यू रखते हैं वो टेलर, फायोल, डिमॉक एंड एल डी वाइट। अब यहाँ यदि ये इंफॉर्मेशन यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन तो कुछ है नहीं। अब यहाँ देखिए, इंटीग्रल व्यू तो हेनरी फायोल होंगे, डिमॉक होंगे, ये दो हो जाएंगे तो 1 and 2, 1 and 2। तो आसान है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। अब रीजन एजर्सन का क्वेश्चन देखिए, आपको पता होगा इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं। आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड, आपको पता है। अंडर द एजर्सन है, अंडर द स्पॉयल सिस्टम द पब्लिक ऑफिसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ द पार्टी विक्टोरियस एट द पोल्स। एकदम सही है। स्पॉयल सिस्टम यही है, जैसे डकैत लोग अपने लूट को बांटते हैं, उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उन लोगों को ब्यूरोक्रेट बना देते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। हम यूएस के संदर्भ में, क्योंकि वहां परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वहां राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्त करते हैं। हर राष्ट्रपति अपना अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आता है। तो वो जो उनके पार्टी के समर्थक हैं, चाहे वो उतने अच्छे हो ना हो, उनको वो जो है पद देते हैं। ये स्पॉइल सिस्टम है, तो ये ट्रू है। द पब्लिक ऑफिसेज आर कंसिडर्ड स्पॉइल्स टू बी एंजॉयड बाय द विक्टर, जस्ट लाइक वही स्पॉइल्स मतलब कि जो लूट है वो, तो उसको बांट लो। तो ये भी ट्रू है और दोनों इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्पॉइल सिस्टम के बारे में जानिए जो कई एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके पीजी एंट्रेंस टेस्ट में, कि स्पॉइल सिस्टम अमेरिका की एक तरह का फीचर है अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की, क्योंकि वहां पे कोई परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है इंग्लैंड और इंडिया के जैसे। ये प्रेसिडेंट जैक्सन जब थे 1800 कह लीजिए 60 70 80 के जमाने में होंगे, 1883 के पहले, उस समय में स्पॉइल सिस्टम को प्रश्रय दिया गया था। वो जैक्सोनियन सिस्टम भी उसको कहा गया था। उसका अनदर नेम जो है पैट्रोनिज ब्यूरोक्रेसी भी, ये भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत दुखद घटना हुई थी। प्रेसिडेंट जैक्सन की किसी ने गोली मार दी। इसलिए मार दी कि उसने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिला एलिजिबल होते हुए स्पॉइल सिस्टम के चलते। इस पे इतना हाई होपाला मचा कि पेंडल्टन कमिटी बैठी, उसने पेंडल्टन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट आया 1883 में, उसने स्पॉइल सिस्टम को हटा करके मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया यूएसए में। इतनी बातें जरूर जान लीजिए। अब हम लोग जो है जून 2014 पेपर 3 में आते हैं। Which one of the following is considered as the first coherent theory of organization? तो यदि आप इन सब में पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो फर्स्ट वर्ड पे जाइए। तो फर्स्ट जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था क्या था, इसको कि मैकेनिस्टिक थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था टेलर का। इजी क्वेश्चन।
अब यहाँ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आप मायो से अटैच कीजिए। सिस्टम थ्योरी जो है वो तो कई लोगों से आप कर सकते हैं सिस्टम थ्योरी, लेकिन डेविड ईस्टन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम थ्योरी को लेकर के आए थे। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है या ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वेबर का है। अब यहाँ एजर्सन देखिए, द सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स आर नॉट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स बट द नेचर ऑफ देयर जॉब एंड पोस्टिंग मेक देम ट्रूली ऑल इंडिया इन कैरेक्टर। ये ट्रू है। देखिए, दो टाइप के ऑफिसर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। एक है ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें आते हैं आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट नॉट फॉरेन सर्विस। ये तीन केवल ऑल इंडिया सर्विस है। बाकी सारे सर्विस जो हैं, लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, कई तरह के सर्विसेज जो हैं, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस, ये सारे सेंट्रल सर्विसेज कहलाते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस भी सेंट्रल सर्विसेज कहलाते हैं। सेंट्रल सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो ट्रूली सेंट्रल यूनियन के ऑफिसर होते हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट से कोई नाता नहीं होता। वो कभी स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं करते, जनरली नहीं करते, जब तक कि कोई डेपुटेशन पे ना जाए। जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर वो बहुत अजीब सी है। वो होते हैं सेंटर के एम्प्लॉय, लेकिन काम जीवन भर वो स्टेट के लिए करते हैं। बहुत पिकुलियर है, एक तरह से स्टेट के में सेंटर के एजेंट के जैसे। और वही स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को हेड भी करते हैं, और वो सेंटर में भी जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो सेंटर में भी काम करने आते हैं। तो ये चीज यही कह रहा है कि जो सेंट्रल सर्विसेज है वो ट्रूली ऑल इंडिया सर्विस है। जो ऑल इंडिया सर्विस जो नेम है वो एक तरह से स्टेट सर्विस हो जाती है, उल्टी हो जाती है। Unlike officers of the All India Service, Central Service officers do not work under the state government while working in the state. सही है, ये भी ट्रू है, इसको एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए ये है। ये चूंकि आपको ब्यूरोक्रेसी के बहुत अंदर की बात जाननी है तो ये मीडियम हो सकता है, आपको पता नहीं भी हो सकता है कई लोगों को, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स एंड ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स। Which one of the following was the first committee to demand constitutional recognition for पंचायत? इसमें से कौन कमेटी है जो पहली बार जिसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होना चाहिए पंचायतों को? तो ये कमेटी जो है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये कमेटी पहली जो थी वो थी अशोक मेहता कमेटी, जो 1978 में जनता दल ने बनवाया था। बाद में जो है एलएम सिंघवी कमेटी ने भी इसकी अनुशंसा की, और पीके थोंगन कमेटी ने भी इसकी अनुशंसा की कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक नजर इसको भी दौड़ा लीजिए। बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहली थी, शायद 1958 में स्थापना हुई थी। ये हुई थी जो उस समय में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको देखने के लिए उसके क्या हाल समाचार हैं, लेकिन उन्होंने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। सांथानाम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1962 में आई थी। इसके ये करप्शन, एंटी करप्शन थी कमेटी की, करप्शन को कैसे रोका जाए, और इसी के अनुशंसा के आधार पे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जीवीके राव कमेटी ने प्लानिंग कमीशन जो उस समय होती थी, अब तो नीति आयोग है, 1985 में इसको बिठाया था। वो प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से पंचायती राज की उनको देखना था, और उन्होंने उसी ढंग से जो है जो रिकमेंडेशन भी की थी। Which one of the following is not a function of UPSC? इसमें से कौन सा यूपीएससी का कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? अब ये तो बहुत लंबा है, मुझे अलाउ कीजिए, आप पढ़ लीजिएगा रोक करके। लेकिन आप देखिए, इनकी जो है अपॉइंटमेंट में आता है, सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर प्रमोशन, जो डिसिप्लिन मैटर में आता है, लेकिन ट्रांसफर में नहीं आता। ट्रांसफर पोस्टिंग में यूपीएससी अपने नाक नहीं घुसेड़ती है। कॉमन सेंस क्वेश्चन यदि आप थोड़ा बहुत पता है तो। नेम द कंट्री विच वॉज द फर्स्ट टू इवॉल्व ए साउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम। ये इजी इसलिए होना चाहिए कि यदि आपने हिस्ट्री भी पढ़ा हो तो चाइना में जो है एंशियंट काल में ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम होती थी, जैसे इंडिया में होती है, बहुत यंग एज में होती थी, और इतनी कठिन होती थी, कुछ स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते मर जाते थे, मतलब ऐसा कहते हैं लोग। उनको खाना जो है वो खिसका दिया था जेल में, और दिन रात पढ़ते रहते थे वो कन्फ्यूशियस की फिलोसफी एंड ऑल, और वो सब पढ़ करके वो बनते थे। एक तरह का गार्जियन ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो चाइना इज द राइट आंसर, इजी। Which one of the following is described as the cornerstone of the whole public personal structure? तो कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है जो सबसे मुख्य बात। ये कह रहा है कि सबसे मुख्य जो जिसपे पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर खड़ा होता है, मतलब पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफिंग है उसका कॉर्नर स्टोन क्या है। तो क्या होगा, ये बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा। जिस टाइप के आप व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे वही तो आगे ऊपर बढ़ेगा, उसी से तो आपका नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पता लगेगा। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।
द टर्म स्पॉइल सिस्टम अप्लाइज टू, अगेन वही जैक्सोनियन सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम, अभी हम लोगों ने देखा, इसको हम लोग कहते हैं पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। तो वेरी इजी, क्योंकि अब जब इतना आप जान लिए हैं तो ये इजी हो जाता है। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी जो है, ये सब FM मार्क्स का दिया हुआ है। आगे भी एक क्वेश्चन है, उन्होंने 4 टाइप में बांटा था, यही उसका क्रम भी है, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट, पैट्रोनेज, मेरिट, ऐसा पूछा भी उसका क्रम, तो अभी ही याद कर लीजिए, वहां हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी वही, जैसे कि प्लाटो का जो फिलोसफर किंग था, वो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी थी, जहां पे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो दिशा निर्देशक होते हैं, वो समाज के पथ निर्देशक होते हैं, वो मतलब बहुत ही वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपना सर्वस्व जो है स्वाहा कर देते हैं, लेकिन वो एक तरह का डिस्क्रिशनरी होता है, वो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि वो अपने को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, वो इलीट मानते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो एक तरह का इलीट ब्यूरोक्रेसी भी होता है, जो जमीन से कटा हुआ होता है, बहुत ज्यादा अकाउंटेबल नहीं होता है। जैसे चाइना में भी जो ब्यूरोक्रेसी की स्थापना हुई थी, वो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी थी। कास्ट ब्यूरोक्रेसी जो है, वो उस टाइप की ब्यूरोक्रेसी है जहां पे कि मतलब कास्ट टाइप की फीचर है। जैसे इंडिया में भी कास्ट ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस जो है वो समझ लीजिए कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी के ब्राह्मण्स हैं, और जो अदर जो सर्विसेज हैं वो उसमें से वैश्य हो सकते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और जो इंडियन पोस्टल सर्विस जैसे मान लीजिए वो शूद्र जैसे हो गए। मतलब इस टाइप की, मैं बहुत क्रूड कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब कास्ट ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जहां पे कि आपको रैंक एंड फाइल में बहुत ज्यादा फीलिंग है कि हम ऊंचे हैं, ये नीचा है, मेरी सर्विस कैडर ऊंची है, मेरी सर्विस की ज्यादा वैल्यू है, एंड ऑल काइंड ऑफ उस टाइप की फीलिंग वाली ब्यूरोक्रेसी है। मेरिट ब्यूरोक्रेसी तो आप जानते हैं, जो मेरिट पे सिलेक्शन होती है सबसे अच्छी होती है। Who among the following emphasize development administration as an approach? अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एडवर्ड वेडनर को आप भूल नहीं सकते हैं, और जो है यहाँ पे एक को छोड़ करके आप यहाँ सब, सॉरी मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको यदि एक को छोड़ेंगे तो किसको छोड़ेंगे। अब यदि आप कंफ्यूज भी कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द एबव जो है, आपको मैंने कई बार बोला है कि वो ऑलवेज सही होती है। तो जब आपको पता है कि वेडनर हैं, रिक्स हैं, तो ये दोनों भी होंगे ही, तो आप इसको मान के चलिए कि यही सही होगा, और वही इसका सही आंसर भी है। इसको एक ट्रिक के तौर पे यूज कीजिए कि ऑल ऑफ द एबव इज जनरली करेक्ट। अब ये क्वेश्चन है, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, मतलब क्रोनोलॉजिकली का मतलब पहले कौन हुआ, पहले कौन हुआ। तो ये इसको यहाँ पे पढ़ ही लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए का जो उदय हुआ, उसमें ये सब इवेंट जो है, सबसे पहले हनी कमिटी रिपोर्ट आई हायर एजुकेशन पे पब्लिक सर्विस में, उस समय तक मतलब यूएसए में बहुत अनइजीनेस होते जा रहा था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके स्वरूप को लेकर के कि वो जनता से कटा हुआ है, बहुत वैल्यू न्यूट्रल हो गया है, बहुत मैकेनिस्टिक हो गया है, उसमें रिलेवेंस नहीं है, वो क्लाइंट फोकस नहीं है, और लाइक दैट। एंड ड्वाइट वॉल्डो और फ्रैंक मैरिनी ये सब जो है एक मुहिम जैसे चला रहे थे, उस बैकड्रॉप में ये रिपोर्ट आई थी। फिर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर मिनोबुर्ग कॉन्फ्रेंस। तो मिनोबुर्ग कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुआ 1968 में, और फिर जो है एक बुक आई जो कि बहुत फेमस है, ये इतनी बार पूछी जाती है हर एग्जाम में, यूजीसी नेट में भी, फ्रैंक मैरिनी की टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में। उसके बाद जो है डिवाइट वॉल्डो की ये बुक आई, पब्लिकेशन पब्लिकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यदि ये पता है तो फिर आपको आसानी है, आपको पता है सबसे पहले तो 2 हुआ था, तो 2 से शुरू होता हुआ 2 के बाद 3 हुआ, तो ये वाला सही। विच ऑफ द 55 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। इसमें से इंडिया में सिविल सर्वेंट को कौन से जो है ये अधिकार नहीं है, पॉलिटिकल अधिकार जो होते हैं। पॉलिटिकल व्यू एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यस। सपोर्ट नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में सिविल सर्वेंट। फाइनेंशियली जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वोट दे सकते हैं। तो 1 2 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन इसमें से ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। हिरार्की है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इंटीग्रेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं जो फायोल ने दिया, गुलिक उर्विक ने दिया, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्लियामेंट्री टर्म है, जहां जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मंत्रिमंडल, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को। Who among the following has divided the scope of public administration into administration theory and applied theory? अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से जो 2 पार्ट में बांटा था, वो
एच वॉकर ने बांटा था। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, यदि आप नेट पे जाके पढ़ेंगे तो अच्छा है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। ऑफिशियल्स मेक वर्क फॉर ईच अदर, दिस इज सेड बाय, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार क्वेश्चन देता हूँ। और ये अब आपको जानना चाहिए क्योंकि इतनी जगह पूछा जाता है। ये है पार्किंसन लॉ। और पार्किंसन ने जो है जो बुक लिखा था, आगे मैं आपको उनकी बुक भी बताऊंगा। पार्किंसन लॉ जो है, दो लॉ बेसिकली है। एक है कि एन ऑफिशियल वांट्स टू मल्टीप्लाई सबऑर्डिनेट नॉट राइवल, मतलब हर जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो अपने सबऑर्डिनेट की संख्या बढ़ाना चाहता है, अपने राइवल की नहीं। जैसे मान लीजिए कि सरकार में एक डायरेक्टर है, तो वो नहीं चाहेगा कि और डायरेक्टर भर्ती हो। जो उसके नीचे में जो अंडर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्शन ऑफिसर, उसकी संख्या वो बढ़ाना चाहता है। और दूसरा है कि ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर। ये इसका पार्किंसन लॉ का मतलब ये भी होता है, इस ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर की ब्यूरोक्रेसी सेल्फ परपेचुएटिंग है, सेल्फ एक्सपेंडिंग है, लाइक कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब कि यदि ब्यूरोक्रेसी को कोई काम नहीं होगा तब भी ढेर सारा काम वो करता नजर आएगा, क्योंकि एक ऑफिशियल जो है दूसरे ऑफिशियल के लिए वर्क क्रिएट करता है। पार्किंसन ने काफी मैथमेटिकली और बहुत केस स्टडी से ये बताया था, बहुत इस तरह के इसको प्रूव किया था। उनका कहना था कि जब ब्रिटिश ईस्ट ब्रिटिश जो कॉलोनी डीकॉलोनाइजेशन हो रहा था और सारी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, लाइक इंडिया का डीकॉलोनाइजेशन हो रहा था, तो उस समय में जो उनकी जो सिविल सर्वेंट थी ब्रिटिश, वो सबसे ज्यादा बड़ी थी। जबकि उस समय काम कुछ नहीं था, पूरा ऑफिस वाइंड अप हो गया था। तो यही ऑफिशियल क्रिएट वर्क फॉर ईच अदर। इसके अलावा पार्किंसन लॉ एक एडेज मतलब एक प्रोवर्ब से भी जुड़ा हुआ है कि वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब आपके पास यदि 2 घंटे है ना, और एक छोटा सा काम है तो आप 2 घंटे में करेंगे, वही आपके पास 5 काम है तो उस 5 काम को आप 2 घंटे में कर देंगे। मतलब जितना आपका समय है ना उसमें वर्क फैल जाता है। तो पार्किंसन लॉ वेरी फेमस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा जो है वो गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। तो ये पार्लियामेंट्री इस पे है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट डे इज रिजर्व फॉर क्वेश्चन आवर होता है 11 बजे से 0 आवर इन टिपिकल इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। सही है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज यूनिकली अमेरिकन फिनोमेना है, तो ये तो गलत होगा ही। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेम्स फॉर नेचुरल लॉ, नहीं, नेचुरल लॉ से नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब भी इस टाइप का है, फर्स्ट कंट्री राइट टू इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट कंट्री ओम्बड्समैन, तो आप स्वीडन को आप एक मॉडल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मानिए। वैसे वोटिंग राइट तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया था, तो स्वीडन। ये जो बुक मैं बोल रहा था, सॉरी, यहाँ पे है कैरिल, कैसे पढ़ेंगे, कैरल नॉर्थकॉट पार्किंसन, द ब्रिटिश नेवल हिस्टोरियन, रोट पार्किंसन लॉ द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस। अपने ही नाम पे उन्होंने बुक लिखा था। अब आइए दिसंबर 2014 पेपर 2 देखते हैं। 31 number question, which one of the following statement about the disadvantages of territorial principle of administrative organization is wrong? देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री है, सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेगुलेटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसका टेरिटोरियल प्रिंसिपल पे जब डिवीजन होता है तो आप उसको से बोलेंगे ये बिहार डिवीजन है, ये बंगाल डिवीजन है, लाइक दिस। टेरिटरी एक डिवीजन हो गया। फंक्शनल डिवीजन होगा तो आप बोलेंगे कि ये फाइनेंस डिवीजन है, ये ऑपरेशन डिवीजन है। तो टेरिटोरियल डिवीजन जो है जनरली जो है लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है। अब चूंकि यहाँ नॉट सुटेबल है और एक ही हमको जो है नहीं खोजना है, तो यही मिल गया, बाकी सब सही है, ये गलत है। दैट्स ऑल। Which one of the following was not a substitute of merit system found earlier? तो आप आपने भी देखा कि जो स्पॉइल सिस्टम है वो मेरिट सिस्टम का सब्स्टिट्यूट था जब मेरिट सिस्टम नहीं था। तो इसमें से आप देखेंगे तो स्पॉइल सिस्टम, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, सेल ऑफ ऑफिसेज, मतलब कि ऑफिस की बिक्री हो रही है एक तरह से। मान लीजिए कि ऑफिस ऑफ द कलेक्टर, तो जैसे आपने देखा नहीं कि पुलिस में लोग कहते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं कि थाने की बिक्री हो रही है, तो वो भी स्पॉइल सिस्टम ही है। जो जितना पैसा देगा उसको वो थाना दे देंगे, जो जितना पैसा देगा उसको अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। तो ये तीनों जब सही है तो ये तो गलत होना ही है। एक्सचेंज सिस्टम, तो कोई एक्सचेंज सिस्टम एज सच नहीं। एक्सचेंज सिस्टम जो है वो अलग टाइप की सिस्टम है जहां पे कि रोल एक्सचेंज किए जा सकते हैं ब्यूरोक्रेट के। व्हाट इज द बिल कॉल्ड that contains all the demands voted by the Lok Sabha and the consolidated fund charges? मतलब देखिए क्या होता है, पहले बजट का एक प्रोसेस है ये कि पहले जितने भी डिपार्टमेंट हैं
उनको जो फंड चाहिए होता है साल भर काम करने के लिए, वो डिमांड फॉर ग्रांट, डीडीजी बोलते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट के फॉर्म में वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। उस पर बहस होती है, वोटिंग होती है, फिर वो पास हो जाती है। जब एक बार पास हो गई तो फिर उसको एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, उसको अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, जिससे कि पैसा सरकारी खजाने से निकल सके इन पास्ट डिमांड फॉर ग्रांट और जा सके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट को, तो इसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। इसके बाद थर्ड एक सेकंड बिल पास होता है, उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं, जिसमें कि टैक्सेशन प्रपोजल होते हैं कि वो रेवेन्यू आएगी कहां से। तो अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल और सबसे पहले डिमांड फॉर ग्रांट, ये तीनों मिलकर के बजट बनाते हैं। मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटेड टू। तो ये बेसिकली देखिए, अब स्टेट प्रोविडेंट फंड है, स्टेट में और भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में भी लोग पैसे जमा करते हैं, जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट जो है बैंकर की तरह बिहेव करती है। तो ये सब जब जब उस पर इंटरेस्ट देती है, जब स्टेट गवर्नमेंट बैंकर की तरह बिहेव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, तो वैसा पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाता है। याद रखिए, खजाना का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें नहीं जाता है। वो जाता है एक अलग पब्लिक फंड अकाउंट क्रिएट की गई, उसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि वो मनी एक तरह का सरकार के ऊपर ऋण है, उसको कभी भी जनता मांग सकती है, तो इसलिए उसको सरकारी खजाने में नहीं दिया जाता, उसको पब्लिक अकाउंट में दिया जाता है। उसके बारे में पढ़ लीजिए क्या है पब्लिक अकाउंट। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक टाइम के अनुसार सजाना है। इन ऑर्डर ऑफ हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स गिवन मास्लो। मास्लो जो है, उन्होंने एक हिरार्की ह्यूमन नीड दिया, तो उनका कहना था कि सबसे पहले जो है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं या बायोलॉजिकल नीड भी कह लीजिए, वो पूरा होता है, तभी आदमी जो है ऊपर के नीड के बारे में सोचता है। फिर यदि वो पूरा हो गया, रोटी, कपड़ा, मकान, तो सिक्योरिटी नीड खोजता है, वो भी हो गया तो सोशल या लव, सोशल बिलोंगिंगनेस, इसकी नीड खोजता है, प्यार मिले, हमें कोई पहचान मिले, और फिर उसके वो भी मिल जाए तो सेल्फ स्टीम की नीड होती है कि हमें रिकॉग्निशन मिले कि मेरे में भी कुछ वजूद है, दम है, और फिर बाद में सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, मतलब कि हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं, हमारा क्या पर्पस है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, ये मास्लो का हिरार्की ऑफ नीड है। तो यही है। Which one of the following was not included in the minimum criteria for ensuring good national governance by नयाफ अल रोधम in his book? अब तो आप पढ़ ही लीजिए, मतलब ये इतना अरबी टाइप का क्वेश्चन है कि नयाफ अल रोधम। एनीवे, इसका आंसर जो है सी है। अब इससे अधिक इसमें कुछ नहीं कहना है, आप इसको और रिसर्च कर लीजिएगा। In UK, merit-based recruitment was adopted on the recommendation of which report? अब यहाँ देखिए, आपको एक हिंट मिलना चाहिए, यदि आपने तीनों पार्ट देखा है तो। मैंने फिर से एक बार देखा आपके लिए दोनों पार्ट को, कि जो कमिटी है सिविल सर्विसेज पे यूएसए और यूके में, उस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको गौर से पढ़ लीजिए। नेट पे बहुत जगह दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे काफी दे दिया है। यूके की नॉर्थ कॉट एंड फुलटन सारे मैंने दे दिए, सबका पढ़ लीजिए और जाके नेट पे पढ़ लीजिए। मैंने तो एक एक लाइन दिया है कि वो क्या है, उसका सबका टाइमलाइन दिया है, इससे इसको जो है मैच भी कर लीजिए। और ये जो मेरिट बेस्ड, ये बेसिकली तो फुलटन मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट जो है फुलटन कमेटी ने कहा था। अब ये क्या है, इस सबको और ज्यादा पढ़ लीजिए। इसकी टाइमलाइन आगे आप देखेंगे, टाइमलाइन भी आपको पूछा है, तो वो सब जान लीजिए, सारी सारी कमेटी का। Regarding the liability of holders of public offices when an official fails to perform a legal duty, it is known as। अब ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, इसको नॉन फिजेंस बोलते हैं। तो ये आप जानते हैं तो जानते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। नॉन फिजेंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है और इमरजेंसी में जो है कोई पेशेंट जाता है, तो उसकी लीगल ड्यूटी है कि उसको इमरजेंसी में तुरंत जो है सहायता पहुंचाए। यदि डॉक्टर नेग्लिजेंट करता है, वो उस समय में नहीं आता इमरजेंसी में, वो अपना आराम से नॉर्मल ड्यूटी की तरह आता है, तो वो अपनी लीगल ड्यूटी को जो है वो नहीं पूरा करता है, तो उस पर केस चलाया सकता है, उसको नॉन फीसेंस बोलते हैं। ओम्बड्समैन स्वीडन में सबसे पहले आया। अब यहाँ पे उसके अंदर घुस गए हैं कि ओम्बड्समैन जो है वो किसके किसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 या 2 है, तो 1 या 2 आपको गलत करना है। तो आप जब, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ओम्बड्समैन जो है कैन एक्ट अगेंस्ट जुडिशरी, तो जुडिशरी पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो कर सकता है। इंडिविजुअल कंप्लेंट, सुओ मोटो मतलब अपने से ही कंप्लेंट ले सकता है बिना किसी कंप्लेंट के, ये तो किसी भी ओम्बड्समैन को अधिकार होना चाहिए। लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने ही उसको क्रिएट किया है, तो उसको उन्होंने अपने से हटा दिया है। ऐसा ही होता भी है। सो 1, 2 एंड 4।
अब यहाँ पे आपको मैच करनी है ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया था अशोक मेहता कमेटी 1978 क्या है उससे बन जाती है। बात देखिए, ए का 3 तो 50-50 गेम आपने खेल लिया, ये दो खत्म हो गए। देन जीवीके रॉ भी मैंने आपको बताया था 1985, डी का 4 तो डी का 4, और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। बाकी कमेटी को थोड़ा आप मैच करके याद कर लीजिए, करना चाहते तो। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2014 पेपर 3 में। आप यहाँ आइए, रीजन एजर्सन, द कोर्ट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हाइल डिसाइडिंग केसेस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। अल्टीमेटली कोर्ट जो है नेचुरल जस्टिस पे ही जाता है। Nature justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done. Manifest मतलब जो दिखता है, manifested। तो ये भी सही है, अपने आप में ट्रू है, ट्रू है, ए है। देखिए, बेसिकली नेचुरल जस्टिस एक अनपढ़ लोग को भी नजर आती है, जिसको बोलते हैं कि आपने मुंशी प्रेमचंद का, कई लोग आप में से यदि आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आपने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर, एक बहुत अच्छी कहानी जो मैंने पढ़ी थी बचपन में। तो उस पे जो है वो लोग चिल्लाते हैं कि जब वो न्याय देता है पंच लोग मिलके गांव में, कि पंच परमेश्वर होते हैं, मतलब सबको समझ में आ रहा है कि वो न्याय सही हो रहा है क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होता है। व्हाट वाज ही रेफरिंग व्हेन मुनि सेड, मुनि एंड रिले, कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड ऑथोरिटी बाय ए हायर ऑथोरिटी। ये जो वर्ड है कन्फरिंग मतलब देना, कन्फर करना। जब एक हायर ऑथोरिटी अपने लोअर ऑथोरिटी को कुछ ऑथोरिटी डेलीगेट कर देता है, वो दे देता है, तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। डेलीगेटेड ऑथोरिटी क्या है? मान लीजिए कलेक्टर है, उसके पास में बहुत सारे अधिकार हैं, और उसने जो एक एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल को कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो, मतलब जो मेरी ऑथोरिटी है मैं तुम्हें डेलीगेट करता हूँ, तुम मेरे बिहाफ में कर दो, इसको डेलीगेशन कहते हैं। Which one of the एक वे ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। Which one of the following was not in the list of functional requirement requisite for any society given by Fred Riggs? तो फ्रेड रिक्स आपको पता है, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अपनाया था। ये क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रेड रिक्स का जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसमें से कौन सा फंक्शन सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे मैंने दे भी दिया, इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक एंड पॉलिटिकल, इतने हैं। इसमें सीधे आप देखेंगे तो कौन सा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो इसमें शामिल नहीं है फ्रेडरिक्स के इसेंशियल फंक्शन में। Post 1970 phase in the development of public administration is characterized by, was characterized by। आप देखिए जो 5 फेज है निकोलस हेनरी ने दिया है, ये बहुत जगह पूछा था इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पहला फेज जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन शुरू हुआ 1887 में, तो वुड्रो विल्सन के आर्टिकल से शुरू हुआ। वहां पे शुरुआत हुई पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की, एक डिवीजन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। सेकेंड फेज आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बने, फायोल, गुलिक, उर्विक, वेबर, टेलर एंड ऑल। देन एरा ऑफ चैलेंज आया जिसमें कि हर्बर्ट साइमन एंड अदर्स आए, उन्होंने चैलेंज किया इस क्लासिकल प्रिंसिपल्स को। और फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आई कि ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाए कि मैनेजमेंट में। और फिर पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव आया 1970 से प्रेजेंट तक। पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो है उसमें वैल्यू ओरिएंटेशन काफी था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ चुकी थी। वैल्यू ओरिएंटेशन मतलब कि यहाँ पे फैक्ट और वैल्यू सेपरेट नहीं होगा, मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी वैल्यू, इथिक्स, नॉर्मेटिविज्म उसमें है, मतलब उसको कैसे समाज को बनाना है ये भी उसका रोल हो जाता है। तो वैल्यू ओरिएंटेशन। Which one of the following is not a stage in the decision making process given by Herbert Simon? हर्बर्ट साइमन ने 3 आपको दिया था, वो पता है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी है, डिजाइन एक्टिविटी है, और थर्ड है चॉइस। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी तो है नहीं। इंटेलिजेंस में हम स्कैन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उसको सुलझाने के लिए क्या गोल होना चाहिए, ये सेट करते हैं। वहाँ वैल्यू प्रपोजिशन काफी होता है। जजमेंटल जो है वैल्यू जजमेंट हम करते हैं। फिर हमारे पास डिजाइन करते हैं, मतलब हम अल्टरनेटिव जो जनरेट करते हैं, और फिर चूज करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव को थर्ड में। सो डिसीजन इज नथिंग बट चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव by your rational approach, that is Herbert Simon's rational decision making. Which one of the following is not one of the styles of leadership given by Likert? स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो लाइकर्ट ने 4 दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सप्लॉइटेटिव, ऑथोरिटेटिव, बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। तो इसमें जो है कौन सा नहीं है? इसमें से कोऑपरेटिव ऑथोरिटेटिव नहीं है।
अब इसके एक्सप्लेन तो मैं करूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। Assertion: to be valid and part of a science of public administration, hypothesis developed in the American cultural context should be tested in cross-cultural setting. कौन बोलेगा नहीं? Yes. Comparative study has brought politics and public administration closer to each other. ये भी कौन बोलेगा नहीं? ये भी है, ये भी ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है इसको वो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए शायद बी होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ कि इसका ऑफिशियल आंसर बी है, मुझे भी बी सही लग रहा है, चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ आइए, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। किससे चला जाए? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट सबसे आसान है क्योंकि ये ड्वाइट वाल्डो ने लिखा है, मैंने कई जगह आपको बताया भी है, तो क्या इससे बात बनती है? ए के 3 से, और फॉर्चुनेटली आपकी बात बन जाती है और आप बाकी को मैच कर लीजिएगा, लेकिन याद भी कर लीजिएगा। रूल ऑफ लैप्स इज इसेंशियल, ये एक बेकार क्वेश्चन है, मतलब ये इनवैलिड क्वेश्चन मेरे अनुसार से। रूल ऑफ लैप्स इज इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कंट्रोल और रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स क्या होता है? किसी मिनिस्ट्री को मान लीजिए 100 रुपए खर्च करने के लिए दिए गए किसी हेड में, कि आप किताब खरीदने के लिए 100 रुपए, उसने मान लीजिए कि 70 रुपए किताब केवल खरीदा, साल भर में 30 रुपए बचे रहे, तो उसकी 30 रुपए का जो 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 था उसको डिमांड जो ग्रांट किया गया था पार्लियामेंट से, वो लैप्स कर जाती है। अगले साल फिर आपको मांगना पड़ेगा कि वो बुक खरीदने के लिए 100 या 150 रुपए चाहिए, इसको रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो यहाँ मेरे अनुसार से तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो सकता है, इवन एस्टिमेट कमिटी भी पार्लियामेंट की हो सकती है। अब ये कहता है पार्लियामेंट, और इसका जो है एक सोच ये हो सकती है कि पार्लियामेंट में क्या होती है कि लोकसभा जब डिसॉल्व होता है तो सारे बिजनेस बिल मोशन वो सब जो है लैप्स कर जाते हैं, मतलब फिर से उसको प्रस्तुत करना, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल है, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड है, इसके एक से अधिक आंसर सही है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ। डेस्क ऑफिसर सिस्टम इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड द फॉलोइंग एडवांटेज। अब देखिए डेस्क ऑफिसर सिस्टम होता क्या है कि मतलब हर काम के लिए जो बहुत सारे छोटे छोटे काम डिवीजन बटे हुए हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर सेक्शन में बिठा दिया जाता है, उसको डेस्क ऑफिसर कहते हैं। वो बहुत सारे जो ऑफिसर, बहुत लो लेवल के ऑफिसर जो होते हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करके वो पेपर इधर से उधर देना, मतलब कोऑर्डिनेट करना, सबका इकट्ठा करना, कम्युनिकेशन करवाना, ये डेस्क ऑफिसर काम होता है। बहुत फास्ट हो जाती है, नहीं तो फिर वो इंडिविजुअल ऑफिसर तक जाएगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर ऊपर, तो काफी टाइम लगता है, सेक्शन में ही चीजें घूमती रहती है, इसको डेस्क ऑफिसर सिस्टम कहते हैं। ये ओएनएम जो है उन्होंने रिकमेंड किया था एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो इसमें स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस होता है, डुअल रिकॉर्ड वेरिएबल, इसका कोई मीनिंग नहीं है, रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होती है, तो 2 को हटा दीजिए, तो इसमें हो जाएगा 1, 3 and 4। Which one of the following institution was established in India on the recommendation of Paul Appleby? Paul Appleby जो है एक बहुत फेमस ब्रिटिश एक्सपर्ट थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। 1950s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजादी के बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए कहा था क्या किया जाए। उसमें उनकी एक रिकमेंडेशन थी कि दिल्ली में जो है या कहीं भी इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खुलना चाहिए। उनके रिकमेंडेशन पे जो है ये इंस्टीट्यूट खुली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईपा बोलते हैं, ये बहुत फेमस है दिल्ली में, और अभी भी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे इंडिया भर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को ये ट्रेनिंग देती है, अपा। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। अब मैंने जस्ट आपको मार्क कर दिया है। परफॉर्मेंस बजटिंग आपको पता है क्या? ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये किस तरह से पूछना चाहते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग ये होती है जिसमें कि आप बजट देते हैं इस बेसिस पे कि कोई जो प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या उससे फायदे होंगे, आउटकम होंगे, और उस बेसिस पे आप उसको फंड करते हैं। इसको परफॉर्मेंस बजटिंग कही जाती है। इसमें इन्होंने डी दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं इसको और थोड़ा डिटेल में। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंडिया में है वो किस आर्टिकल के तहत जो है कंस्टिट्यूट होती है। तो ये आर्टिकल 315 से लेके 323 तक में जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है। ये क्वेश्चन भी आसान नहीं है, इसलिए मैंने सीधा इसमें मार्क कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड फॉर पंचायत बाय
पीके थुंगन कमेटी ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मांगा था, लेकिन इन्होंने ये नहीं मांगा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव। ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनवैलिड होगा, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा तो वो 5 साल का टर्म कहा था, यहाँ 3 ईयर टर्म लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इन्होंने ठीक से फ्रेम किया नहीं है। अब आइए मैच करने में आइए, तो यहाँ पे तो सबसे आसान आपके लिए है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट आसान है क्योंकि 1941 में बना था, आप इसको पढ़ लीजिए। यही जो है बाद में सीबीआई को जन्म देती है, इसी एक्ट को यूज करके, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को यूज करके स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सीबीआई बनाई गई थी। एक्ट नहीं था, मतलब ये कहना गलत है, एक जस्ट एक तरह का सर्कुलर था, कोई एक्ट से भी सीबीआई नहीं बनी है। तो ये 1941 देखिए, डी का 1, और आपको ये सॉल्व हो जाता है, बाकी को मैच कर लीजिएगा। अब आइए जून 2015 पेपर 2 में चलते हैं। अब आपको पता है कि एमपी फोलेट ने जो है वो एक तरह का साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाया था, लेकिन चलिए इससे भी आपको आसान है कि हर्बर्ट साइमन ने रैशनल अप्रोच अपनाया था। तो बी का 4 से क्या बनती है बात, और बी के 4 में 50-50 आप खेल लेते हैं। कोहेन, मार्क एंड ओलेसन ने गार्बेज कैन मॉडल दिया था, मैं आपको बता नहीं रहा हूं यहाँ टाइम के चलते, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है पब्लिक पॉलिसी का। सी का 1, तो सी का 1, और यहाँ पे आपको ये क्रैक हो जाता है सी से। जो मैरी पार्कर फॉलेट का जो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जरूर देख लीजिएगा, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, खोज के पढ़ लीजिए। और मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल जो है ये अतमाई इटजियानी ने जो कि काफी सारा उन्होंने बुक लिखा है, उसमें उन्होंने मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल दिया है पब्लिक पॉलिसी का, जो कि थर्ड वे वो कहते हैं रैशनल अप्रोच और इंक्रीमेंटलिज्म के बीच में तीसरा अप्रोच है ये। What was the name of the section which replaced comparative administration group of the American Society of Public Administration? Most अरबी type of question, लेकिन important है क्योंकि अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीका कहते हैं, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चीज मिला दिया, इंटरनेशनल एक स्वरूप दे दिया, इसलिए इसमें इन्होंने रिप्लेस कर दिया पहले के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को। अब ये बन गया है ग्रुप सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेट पे जाके आप सीका के बारे में पढ़ लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है। मैस्लो का फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने देखा फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड भी कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, सिक्योरिटी बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड भी कहते हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्शन। रिपीटेड क्वेश्चन आर। और एक बात मैं बता दूं कि इसमें काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जब मैंने 2 पार्ट देखा ना, तो आप क्वेश्चन से ही आप सॉल्व करके काफी तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट में। जो मैं कोशिश कर रहा हूं, यदि आपने सारे थीम वाइज देख लिए ना, तो आपको लगभग समझिए आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत। उसके बाद आपको जस्ट उसी को थोड़ा सा आगे पीछे देख लेना है। Given below are two statements. चलिए तो एजर्सन देखते हैं। Both staff and auxiliary agency assist a line agency but distinct from each other. आपको मैंने बता दिया स्टाफ और ऑक्सिलरी क्या होती है। स्टाफ जैसे लीगल, मेडिकल जो एक्सपर्ट होते हैं, ऑक्सिलरी से हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, मैस सर्विस लाइक जो कि जस्ट सपोर्ट देते हैं। तो ऑक्सिलरी एजेंसीज हैव नो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उनका जो मेन ऑपरेशन से कोई नाता नहीं होता। ये बात ट्रू है और ये भी ट्रू है। इसका आंसर मेरे अनुसार से बी होना चाहिए। इसका आंसर सी दिया ऑफिशियल, पता नहीं क्यों सी दिया है, मतलब इसका कहना है कि ये फॉल्स है। तो एनीवेज आप इसको, मैं चेक ये कर रहा हूं, आप देख लीजिए, मैं कन्विंस नहीं हूं इसके ऑफिशियल आंसर। Which one of the following types of leaders does not figure in Mooney and Rowley's classification of leader? इन्होंने जो क्लासिफिकेशन लीडर किया था, मैंने अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, उसमें से जो है फॉर्मल लीडर इसमें नहीं थे। ये लीडर थे, तो जस्ट और पढ़ लीजिए। मुनी एंड रेले का जो लीडरशिप स्टाइल है या लीडरशिप कैटेगराइजेशन है, उसको जरूर देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाय ऑस्टिन रैमसे? एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है मैंने दे दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है। तो उसमें से आप देखेंगे तो रिकंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये इसमें नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। एसोथन कमिटी डिड नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ये सब बाउंसर क्वेश्चन है, ये पूरा जो स्लाइड है बाउंसर क्वेश्चन का है। एसोथन कमिटी जो है वो ट्रेनिंग पे थी, लेकिन यहाँ उसके अंदर पूछ रहे हैं कि उसमें से भी कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं रखा था। तो बहुत डीप क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए डिफिकल्ट है। उसका आंसर डी है। बट जस्ट आप जान लीजिए इसको, शायद ये रिपीट हो जाए तो आपको फायदा हो।
अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सजाना है कमेटी को। ये मैंने बोला था कि सारे कमेटी का जो है डेट वेट भी जान लीजिए, यूएसए और यूके में, तो ये सारी कमेटी मैंने दे दिया है। इसकी आप डेट देख सकते हैं, इससे आप इसको मैच भी कर सकते हैं, और ये कमेटी किस बारे में थी ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप इससे देखेंगे तो पहला होगा टैफ्ट, तो टैफ्ट कमीशन से शुरू होता हुआ, तो ये है सी। हु कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स एज रूलिंग सर्वेंट, अब ये तो आप जानते हैं तो जानते हैं वाली बात है, और ये फेमस सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैचन ने ये बात कही थी। इसमें कोई ऐसी ज्ञान की बात नहीं है, बस आप जानते हैं तो जानते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड, और ये उन्होंने जो है रूलिंग सर्वेंट किस बारे में कहा, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्यूरोक्रेट को याद कीजिए, या ब्रिटिश जो कॉलोनी थी इंडिया जब थी, तो उस टाइम में जो, तो वो लोग क्या है, रूलिंग 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 ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो बेसिकली रूरल होते हैं, कहने को सर्वेंट है लेकिन रूरल है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होती है, जहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, यदि उनको कोई परेशानी हो तो नॉर्मल कोर्ट में जाने के बजाय वो सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के। तो ये 42nd अमेंडमेंट, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके तहत ये लाया गया था। अब आइए जून 2015 पेपर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉइस कंसर्न अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल, ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये बनी थी कि क्यों मतलब ऐसा होता है लैप्स जिसमें कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ नहीं पाती है ब्यूरोक्रेट और इस तरह से हो जाती हैं, वो क्या घालमेल है, क्या नेक्सस है क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस उसके बीच में। और ये वोहरा कमेटी रिपोर्ट थी। एन वोहरा जो है वो होम सेक्रेटरी थे इंडिया के, उनको ये कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। उन्होंने बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग काफी सबूत के साथ उन्होंने ये कहा था जो बातें लिखी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडी, अब देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी में तो कई एक दर्जन बार बता चुका हूं, वो बॉडी होती है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इंस्टीट्यूशन होती है जो किसी कानून से बनती है, एक्ट से बनती है। ऑर्गेनाइजेशन तीन टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी बात लिखी गई हो किसी आर्टिकल में, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट, सॉरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये लिखी गई है 315 आर्टिकल आपने देखा, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यूजीसी, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, माइनॉरिटी कमीशन, ये सब जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट से बनी हुई है। और एक तीसरी बॉडी होती है जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है ना किसी एक्ट से बनी है, वो जस्ट एक ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बनी है, जैसे प्लानिंग कमीशन पहले थी, नीति आयोग अभी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी डी। अरेंज द फॉलोइंग फेजेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो 5 फेजेज है उसको क्रम में सजाइए। अभी हम लोगों ने देखा, एक ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखा हम लोगों ने कि पहला जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी से शुरू होती है, सी और सी के बाद आती है, सॉरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाली जमाना, तो सी के बाद बी, तो ये यहाँ पे सी बी में 2 है। फिर आती है सबसे लास्ट में आएगी डी, तो लास्ट में डी है, तो ये हो जाएगा सी बी ए डी। बीच में इकोलॉजिकल अप्रोच कह लीजिए, या यहाँ इकोलॉजिकल दिया है, वहां पे वो चैलेंज वाली फेज है। एनीवेज, अब यहाँ पे देखिए इसमें चूंकि बहुत ही डिफिकल्ट है इसको पकड़ना, इसमें बहुत सारे अननोन हैं। ऑफ कोर्स फ्रेडरिक हैं, लेकिन फ्रेडरिक्स ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा था। यदि आप इसको पकड़ पाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैसे नहीं तो बी इसका आंसर है। आप इसको मैच कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। Which one of the following statement about system approach to organization is not correct? ये क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका ऑफिशियल आंसर सही नहीं है। मतलब सिस्टम अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, इट इज डिराइव फ्रॉम जनरल सिस्टम थ्योरी, सही है। इट लीड्स टू सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। तभी तो हम सिस्टम अप्रोच से जब ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे तो कुछ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल आएगी ही ना, जिसको ये गलत कह रहा है कि ये कह रहा है नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ही पता ना लगे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम अप्रोच से। इट स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, यस इट व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन इट्स एनवायरनमेंट एज इंटरडिपेंडेंट फॉर इनपुट्स एंड रिसोर्सेज। तो इसमें कोई भी गलत दिखता नहीं है, इस ऑफिशियल आंसर में इसको गलत साबित किया है। अब आप पढ़ लीजिए। इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पिफनर डिड नॉट इंक्लूड, अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने ये दे दिया है कि ये बी, मतलब लोकल अथॉरिटी को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, बाकी सब किया था। तो आप बस पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। ये सब वैसे क्वेश्चन है जिसको कि आप तैयारी नहीं कर सकते इन सब के लिए।
पब्लिक चॉइस अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस डिकेड में जो है रोशनी में आया, मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, ये आप गेस कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक चॉइस अप्रोच सबसे नई है, तो इनमें सबसे लेटेस्ट डेट जो है 1960 है, तो ठीक है। इसमें आप विंस्टन ऑस्ट्रैम को याद कीजिए, और आगे भी बहुत सारे थिंकर का नाम दिया गया जो पब्लिक चॉइस अप्रोच को। पब्लिक चॉइस अप्रोच बेसिकली क्या है कि पब्लिक डिसीजन मेकिंग में हर इंडिविजुअल अपने अपने बारे में सोचता है रैशनल एक्टर की तरह, लेकिन जो रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह से डिजाइंड हो, तो इस स्वार्थी टाइप के अपने सोचने में भी जो है एक पब्लिक जो डिसीजन होता है वो पब्लिक के भले के लिए निकल आता है। क्योंकि सब लोग चूंकि अपने अपने भले के बारे में सोचते हैं, तो मिल करके जब वो डिसाइड करते हैं तो वो सबका भला हो जाता है, लाइक दैट। Who has analyzed leadership in terms of circular response? ये बहुत ही रिपीटेड घिसा पिटा क्वेश्चन है, आपको पता है एमपी फॉलेट इसका आंसर है। इसका मतलब क्या होता है मैं सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो में जाके सर्कुलर रिस्पॉन्स की थ्योरी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one of the following is not a feature of Barnard's theory of formal organization? बार्नार्ड ने जो ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी दी है उसमें कॉमन पर्पस होना चाहिए, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एज ए साइट ऑफ कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू कॉपरेट होना चाहिए, लेकिन जनरल इंसेंटिव इसमें नहीं दिया गया है। Which one of the following committee dealt with political activities of civil servant in Britain? तो ये कमिटी जो है मास्टरमैन कमिटी थी, तो इसको जस्ट जान लीजिए, इसके बारे में और पढ़ लीजिए। यहाँ मैंने प्लॉडन कमिटी के बारे में लिखा है जो एजुकेशन पे थी, इसके बारे में भी जान लीजिए। नॉर्थ ट्रैवलिंग कमेटी के बारे में पहले मैंने बनाया है, एसेथॉन जो ट्रेनिंग पे थी उसके बारे में भी काफी चीजें मैंने अभी आपको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इन सब कमेटी को देख लीजिए, अब आप गौर से देखिए तो आप पिक करने की कोशिश कीजिए। अमेरिका और इंग्लैंड में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी कमेटी है उसको जरूर पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, 8-10 मतलब आधा घंटा टाइम दे दीजिए। Consider the following statement and choose the correct answer. Civil Services Reform Act 1978 of the United States of America introduced. अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है, तो मैंने जो है जस्ट दे दिया है बी और डी, आप इसको पढ़ लीजिए और रिसर्च कर लीजिए। अब यहाँ ये हेनरी फायोल एजरसन आइडेंटिफाइड 5 एलिमेंट्स एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। ये जो 5 फंक्शन थे इसको कहते हैं POCCC। जैसे पोस्ट कॉर्प इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये हर हेनरी फायोल का है, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया। अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल, नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नीडेड एट हायर लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन टेक्निकल नॉलेज। ये उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे आप हायर जाते हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज कम चाहिए ऊपर उठने पे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। तो ये ट्रू है, और ये भी ट्रू है। तो लेकिन इसका ए होगा या बी, आप चेक कर लीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ये बी होना चाहिए मेरे अनुसार से। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाज रिकमेंडेड बाय। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि इतने सारे कमिटी हैं, किन्होंने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फाइनेंस के नॉलेजेबल होने चाहिए। ये नहीं कि कभी वो फॉरेस्ट में है फिर वो चले गए एग्रीकल्चर में और फिर जो है फाइनेंस में आ गए। तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी रिपोर्ट जो 1966 में बैठी थी, उन्होंने ऐसी रिकमेंडेशन दी थी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैंने आपको बताया है वो क्या होती है, जब लेजिस्लेचर अपने अधिकार को डेलीगेट कर देते हैं ब्यूरोक्रेट को, सिविल सर्वेंट को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को कि आप कानून बना सकते हैं, वो कानून को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। वो रूल रेगुलेशन गाइडलाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट। तो इसको जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन कहते हैं, रूल मेकिंग पावर बोलते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थोड़ी कहते हैं, ऑर्डिनेंस से बहुत अलग है ये। वो तो प्रेसिडेंट या गवर्नर को पावर है एक्ट बनाने का। अब यहाँ पे देखिए तो ओम्बड्समैन जो है वो स्वीडन में पहली बार आया, तो सी का 4, तो सी का 4 से तो बात बनी नहीं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है फ्रांस में, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांस में 2 टाइप के कोर्ट है, पिछला आप याद कीजिए सीपी में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कोर्ट्स, ऊपर से लेके नीचे तक जो वर्टिकल डिवीजन है। तो बी का 1, तो बी का 1 एंड सी का 4, तो सी का 4 एंड बी का 1 तो एक ही में है, तो इससे आपका काम जो है बन जाता है। बाकी आप मैच करके देख लीजिए। इफिशिएंसी रेटिंग सिस्टम ये कहते हैं कि किस कंट्री में सबसे पहले बार यूज किया गया। तो ये मैंने कहीं पे और आपको बताया भी है, शायद पिछले बार मैंने बताया था कि ये यूएसए में था, जहां पे कि रिकॉर्ड रखा जाता है हर ब्यूरोक्रेट का इफिशिएंसी
रेटिंग का और उसके बेसिस पे उसको जो है पोस्टिंग दी जाती है या फिर से रिक्रूट किया जाता है। अशोक मेहता कमेटी जो 1977-78 में आया था, इसने 2 टियर, ये पूछा है कौन सा मतलब कि पंचायत की उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की अनुशंसा की थी। तो उन्होंने 2 टियर कहा था, जो बाद में हुआ नहीं, 3 टियर हुआ। उन्होंने कहा था कि पहला टियर जो है वो मंडल पंचायत होना चाहिए और दूसरा टियर जो है वो जिला परिषद। तो यहाँ मंडल परिषद है जो पहला टियर उन्होंने कहा था, जो बाद में इसको पंचायत समिति कहा गया। और अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के पर नहीं चल के बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट, जिन्होंने 3 टियर कहा था, तो फर्स्ट टियर जो है ग्राम पंचायत है, दूसरा टियर जो है वो मंडल पंचायत या पंचायत समिति, और थर्ड टियर जिला परिषद है। अब आइए दिसंबर 2015 पेपर 2 पे चलते हैं। Who among the following is not associated with evolving the principles of organization? तो आपको पता है हेनरी फेयोल ने दिया ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, उर्विक ने दिया, गुलिक ने दिया, एलडी वाइट ने ऐसा नहीं दिया। एलडी वाइट वो शख्स हैं जिन्होंने कि पहला टेक्स्ट बुक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल नहीं दिया है। Who among the following remain chairperson of the comparative administrative group in the United States of America? अभी आपने देखा ना, उसको सीका से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। तो जब वो सीका नहीं था तो उस समय कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था, उसके 10 साल तक जो चेयरमैन रहे थे वो फ्रेड रिक्स रहे थे, वही जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच दिया। द वन बेस्ट वे, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर कहते थे ना, वो क्या है? वो है जो कि साइंटिफिक मेथड से डिवाइस किया गया काम करने का तरीका है। सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड, मतलब जब आप स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि अब जैसे मान लीजिए रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने का एक बेस्ट वे है। आपने 50 तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लिया कि रोटी को यदि इस तरह से बनाया जाए तो बेस्ट टाइम में बेस्ट बनता है, तो उसको आप कहते हैं स्टैंडर्डाइज कर दिया, वही वन बेस्ट वे है। Which one of the following is not a staff agency in USA? आपको मैंने बताया स्टाफ और लाइन एजेंसी, तो इसमें यदि आप सबको देखेंगे ना, तो स्टेट डिपार्टमेंट तो मेन लाइन एजेंसी है। स्टेट डिपार्टमेंट जैसे कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहां पे कैसे वो स्टाफ एजेंसी होगी? बाकी बजट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी जो है वो सिक्योरिटी की एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को, व्हाइट हाउस भी प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए सब स्टाफ है। डिफिकल्ट है पकड़ना। What is the correct sequence of FM Marx classification of bureaucracy? जो उनकी जो 4 क्लासिफिकेशन, अभी आपने देखा, पहले उन्होंने गार्जियन कहा, फिर कास्ट, फिर पैट्रोनेज और मेरिट। तो इस बेसिस पे यदि आप उसको आप गार्जियन से शुरू होगी तो बी से शुरू होगी, बी के बाद कास्ट होगी डी, तो बी के बाद डी होगी, तो ये है। ठीक है, ये इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्या क्रम दिया था। कोई सोच के इस तरह का क्रम थिंकर देते नहीं, उस एक पर्टिकुलर वे में लिखते हैं वो। परफॉर्मेंस बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अभी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है फंक्शनल, जिसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन की भी रिकमेंडेशन दी थी, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने जो है परफॉर्मेंस बजटिंग की भी अनुशंसा की थी। डोमिसाइल, अभी सब क्वेश्चन सीधा जो कि टफ है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई आंसर भी दे दिया है। डोमिसाइल क्वालिफिकेशन फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट वाज फर्स्ट यूज इन यूएसए। डोमिसाइल मतलब होता है कि आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए कि वहां पे आप रहते हैं, इसकी सर्टिफिकेट चाहिए, तब आपको वहां पे जो है पब्लिक अपॉइंटमेंट मिलेगी। मतलब आपको बाहर के, आप यदि मतलब मान लीजिए कोई फ्लोरिडा स्टेट का है तो उसको टेक्सास में नहीं मिलेगा, फिलाडेल्फिया में ही मिलेगा। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कितने टर्म के लिए होती है? ये इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि इंडिया में हर अपॉइंटमेंट लगभग 5 साल के लिए होती है, ये भी 5 साल के लिए है। Assertion है, the practical application of the principle of unity of command is not always feasible. Unity of command क्या होता है कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसका एक ही बॉस होगा दुनिया में, वो 2 बॉस को रिपोर्ट नहीं करेगा, बॉस 1 और बॉस 2 उसका नहीं होगा सबऑर्डिनेट का। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार जो ये ट्रू है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल टास्क जनरली नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरविजन। तो एक ही स्टाफ को जो है टेक्निकल बॉस भी कंट्रोल कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस भी, इसलिए ये टूट जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये सही है, ए है इसका आंसर। ई गवर्नेंस का एम इसमें पूछ रहा है कि जो इंटरेक्शन होती है वो उसको कैसा बना देता है, ये ऐसा पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। जो ई गवर्नमेंट होती है, ई गवर्नेंस मोर फ्रेंडली बनाता है, कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट, इनएक्सपेंसिव, ये ऑल ऑफ द अबव है, तो बहुत आसान है, ये सब कॉमन सेंस है कि ऑल ऑफ द अबव भी सही होगा। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2015
पेपर 3, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक प्राइवेट। अभी आपको मैंने बताया कि कौन कौन नहीं करते थे, जो जितने भी जो क्लासिकल थिंकर थे लाइक फयोल, मार्के, एमपी फॉलेट, गुलिक, उर्विक, ये सारे नहीं करते थे, क्लासिकल कोई नहीं करते थे, इसलिए सभी। हु अमंग द फॉलोइंग लेड डाउन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आपको पता है, पोस्ट कॉप जो 7 प्रिंसिपल था, अभी अपने 5 देखा फयोल का, यहाँ देखा आप, यहाँ मैंने और लिख भी दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये बेसिकली तो लुथार गुलिक ने दिया था, लेकिन गुलिक एंड उर्विक ने अपने बुक में इसका जिक्र किया था, तो ठीक है। Which one of the following is not a principles of organization? Hierarchy है, span of control है, unity of command है, staffing नहीं है। ये repeated question है, आपने अभी देखा था। In an informal organization कैसा होता है, जिसमें कि जो रिलेशनशिप होता है बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होता, हायरार्की जो होती है बहुत ज्यादा वर्टिकल नहीं होती है। वैसे में जो ऑथोरिटी जो है, मतलब कौन किसको डायरेक्शन दे रहा है, वो कभी जो है डाउनवर्ड तो फ्लो करती ही है, ऊपर से लेकर नीचे, लेकिन अक्रॉस भी फ्लो करने लगती है इनफॉर्मल में। तो अक्रॉस एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड तो नॉर्मल होगी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होगी, लेकिन इनफॉर्मल में अक्रॉस भी अथॉरिटी फ्लो करने लगती है। कम्युनिकेशन भी साइडवेज होता है, वर्टिकल होता है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इनफॉर्मल में, मतलब सबऑर्डिनेट की बात भी सुपीरियर सुनते हैं। द लिटरेचर ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले एम्फेसिस ऑन रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज, सब, क्योंकि ये 5 थीम है एनपीए का, इसमें सारे आते हैं, तो इसलिए ऑल, यहाँ अगेन वही ऑल ऑफ द अबव है, तो सही है। गार्बेज कैन मॉडल किसने डेवलप किया था? मैंने आपको बताया कि कोहेन, मार्क एंड ओलेसन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट गार्बेज केज मॉडल, सॉरी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो ACD। पीटर ड्रकर ने जो है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, किया था। द ट्रेडिशनल होम ऑफ पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी तीसरी बार आ रहा है, आपको पता है, जिसको स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, USA। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी? सो इट्स सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डोनाल्ड किंग्सले ने किया था, पढ़ लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। Which one of the following was the first country to enact a law freedom of press act as early as 1766? Again Sweden। जितनी अच्छी बातें आप स्वीडन से जोड़ दीजिए यदि आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Which one of the following statement about gender budgeting are correct? Gender budgeting होता क्या है समझ लीजिए पहले। वुमेन को की जो प्रॉब्लम है उसको यदि बजट में हम ले आए, जैसे कि वुमेन के लिए इतनी स्कॉलरशिप रख दें, उसके लिए अलग हॉस्टल के लिए प्रोविजन कर दें, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कुछ स्पेशल जो है पैसे दे दें, वुमेन की सिक्योरिटी के लिए कुछ फंड रख दें, इसको जेंडर बजटिंग बोलते हैं। मतलब कि बजट जो सेंसिटिव है जेंडर इशू को, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको यही आएगा, टू सीक to translate gender commitment into budget commitment. It addresses the need of women in the area of education, health, employment, C and D. Which one of the following are the compulsory provision of the 73rd Constitutional Amendment? तो इसमें आप बहुत लंबा है, आप पढ़ लीजिएगा, केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बाकी सब सही है। तो ACD, ये आसान क्वेश्चन होना चाहिए। ABD नॉट करेक्ट। इंडिया इज सिग्नेटरी, अब इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे, चलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप यहाँ पे अटक जाएंगे यदि आपने थोड़ा भी लोकपाल के बारे में पढ़ा है तो। मैंने आपको पढ़ाया भी, लोकपाल पहली बार इंट्रोड्यूस इतना लेट नहीं हुआ था, पहली बार 1960s में ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, 4th लोकसभा में, और वहां पे वो लैप्स कर गया था क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी, उस समय से वो लटक रहा था, तो इसलिए ये गलत है। तो एक ही चूंकि गलत खोजना है तो आपको काम बन गया। एजर्सन है, द एम्बिट ऑफ RTI एक्ट नीड्स टू बी वाइडेंड, ये कौन बोलेगा नहीं, ट्रू है। और एट प्रेजेंट देयर इज ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग, PPP, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, आउटसोर्सिंग ऑफ मेनी रेस्ट वाइल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, तो इसीलिए इसके एम्बिट को बढ़ाना चाहिए कि अब इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आने चाहिए, यही ये कह रहा है, तो ये ट्रू है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ए होगा। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी इज डिविजिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट। सोच के देखिएगा, स्टेटमेंट बहुत सही है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि ऑथोरिटी डिवाइड हो सकती है, कि तुम्हारी दो दो लोगों में ऑथोरिटी डिवाइड कर दे, तुम्हारी ये ऑथोरिटी, तुम्हारी ये, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन दोनों इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, इसीलिए बी है इसका।
अब ये क्वेश्चन डाउटफुल मुझे लग रहा है। रीजनलाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन। अब क्या रिसेंट ऑरिजिन? रिसेंट का कोई मीनिंग होता है 1970s 80s, तो ये डाउटफुल स्टेटमेंट है। मेनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ये अपने आप में सही है, लेकिन ये किस तरह से इससे रिलेट करती है? और इसका आंसर इन्होंने ए दिया है, कैसे? एनीवेज, मैं इतना ही कहूंगा इस पे। अब आइए जून 2016 पेपर 2। According to Peter Self, the study of public administration developed as an offshoot of which one of the following? अब ये आप कॉमन सेंस क्वेश्चन है। यदि आप इस चारों को पढ़ेंगे तो जैसे मैं अटक गया बिना जाने हुए एक्चुअली कि ये पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक लॉ से ही निकल सकता है, तो आप कॉमन सेंस से मार सकते हो, वैसे यही सही भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल और मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जैसे आपने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो यहां आके अटक जाएंगे आप। इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इनफॉर्मल रिलेशनशिप। कभी ऐसा होगा क्या? मैकेनिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है वो ऑलवेज फॉर्मल होगा, उसमें मैन एज ए मशीन है, मैन जो है व्हील इन द कॉग है, कॉग इन द व्हील है, सॉरी। Which one of the following key components of governance was not identified by OECD? OECD countries हैं मिडिल इनकम ग्रुप के, उनका ग्रुप है। While laying down conditions for receiving economic assistance, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आप जानते हैं। मतलब OECD कंट्री के जो नॉर्म में है कि स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग छोड़ दीजिए, तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटाइजेशन, इस टाइप का जो गवर्नेंस मॉडल है वो होना चाहिए, तभी उसको जो है वो इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे। स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग उसमें से नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स एडवोकेटेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज ए बेसिक प्रीरिक्विजिट ऑफ अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल? चेस्टर बर्नार्ड को छोड़ के और कौन कहेगा? आपके सिलेबस में है कम्युनिकेशन थ्योरी इन ऑर्गेनाइजेशन। साइबरनेटिक्स क्या होता है? ये कई बार मैंने आपको बताया है, इसमें आप कार्ल ड्यूस को याद कर सकते हैं। और ये जो है साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल है, जिसमें कि जैसे एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है किसी सिस्टम को, एक फैक्ट्री में मोटर एंड मशीन के सिस्टम को, उसी तरह से जो कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल की जाती है, उसकी स्टडी है। कार्ल ड्यूस ने इसमें महारत हासिल की थी। Taking an extreme view of the distinction between public and private administration, who said that all organizations share public and private feature? मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फीचर प्राइवेट जैसे हैं, कुछ पब्लिक जैसे हैं। ये कहने वाले जो है वेरी डिफिकल्ट टू पिक, ये सावाज है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें कई आप देख रहे हैं, आर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन 60% क्वेश्चन इजी टू मीडियम आपने देखा है, और उतने ही आपको कंपीट करने के लिए उस समय में चाहिए थे। Egerton, some departments are concerned not only with purely administrative work, but some authority to make rules and regulation is also delegated to them by legislature. ठीक है, आपने देखा अभी delegated legislature है, तो ये true है। Pifner prefers single head of the department under certain circumstances. ये भी सही है, difficult है पिक करना, लेकिन true है, लेकिन इसका explanation तो नहीं है, तो मुझे लगता है B होगा, आप चेक कर लीजिएगा। What is common among Duncan Black, एंथोनी डॉन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सब सब जो है पब्लिक चॉइस थ्योरी के एक्सपोनेंट है, तो ठीक है। इसमें विंस्टन ऑस्ट्रम को भी आप जोड़ सकते हैं। मैच करने के लिए है ये, चूंकि डिफिकल्ट है मैंने सीधा दे दिया है, इसका आंसर सी है। आप इसको देख लीजिए, इससे सीख लीजिए। इसमें डाइसी चूंकि इसमें है, और डाइसी ने ये बुक लिखा है जो कि बहुत फेमस है, तो आप इसको भूलना नहीं चाहिए, उससे आपका काफी काम बन जाता है, लेकिन आधा ही बनता है पूरा, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और एवी डाइसी ने इसी में रूल ऑफ लॉ की बात की थी। अब अगेन फिर वही कमिटी आ गई, और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। यहाँ पे मैंने सारे कमिटी का जो है दे दिया है, वो किस लिए थी उसको भी देख लीजिए, और उसकी पीरियड भी तो आप इससे मैच कर सकते हैं। मैच नहीं, मतलब क्रोनोलॉजिकली सजा सकते हैं। अब आइए लास्ट साइकिल में जून 2016 पेपर 3 में आते हैं। अब ये बुक में तो आसान है, क्योंकि इसमें काफी फेमस ऑथर है हर्बर्ट साइमन, आपको पता है, इन्होंने दिया है द आर्ट ऑफ जजमेंट, ए स्टडी ऑफ, यहाँ पे चलिए यहाँ देखते हैं, ए न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन। तो इससे आप हर्बर्ट साइमन को मिलाइए, इससे आपका काम शायद बन जाएगा। तो सी का 2, सी के 2 से तो बात बनती नहीं है। डाई ने जो है वो अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी दिया है, उससे आपको बन जाएगी।
इन दोनों से जो आर्गेरिस जो है इन्होंने पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशन पे दिया है, तो वाइकर्स ने ये दिया है। आप चारों को मैच कर लीजिए, मैंने चारों को बता दिया, देख लीजिए। एट प्रेजेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर, इसमें से 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। बहुत आसान क्वेश्चन है। पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है पार्लियामेंट की, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी की जो रिपोर्ट आती है उसको स्टडी करती है और उस पर बहस करती है, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाती भी, एक तरह का वॉचडॉग है जो अकाउंटिंग होती है। ए हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज अटेंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज, एक क्वेश्चन कहता है डिसेंट्रलाइज। मैंने इस पे काफी सोचा और मुझे लगा कि इस पे और आपको पढ़ना चाहिए, मुझे भी टाइम मिला, तो आप सोचिएगा हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होती क्या है स्पेशलाइज एजेंसी की। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने लीगल जो डिवीजन है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, उन सबको एक हॉरिजॉन्टल जो है एक हेड के अंदर डाल देना, सारे लीगल 1, लीगल 2, लीगल 3, सर मेडिकल का भी, वो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में ये कहते हैं। थोड़ा सोच लीजिएगा। Which of the following statement about the Right to Information Act 2005 is correct? ये 2005 में आई। It repealed the Official Secret Act, नहीं। No, इसने रिपील किया था इसको। Available to Indian citizen only, तो A, C। चूंकि इसमें 2 है, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें 2 चुकी है, इसका मतलब है कि ये इंडियन सिटीजन को के अलावा किसी को भी अलाउड है। तो यहाँ पे ओह सॉरी, इट हैज नॉट रिपील्ड, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। इट हैज एक्चुअली रिपील्ड, तो इसलिए ये गलत है। तो ये हो गया ए एंड डी। बाहर के सिटीजन को कैसे होगी आरटीआई, मुझे भी। तो ए एंड डी, तो ए एंड डी, ओके। इसलिए आप देखिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, आप भी इस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। नॉट को हम लोग देखते नहीं है, हम लोग कई बार दिमाग से वो उतर जाती है। Which one of the following is not included as a cause for disciplinary action against public servant by LD White? LD White ने कहा कि इन बेसिस पे आप पब्लिक सर्वेंट पे डिसिप्लिन एक्शन ले सकते हैं, इनएफिशिएंसी, इमोरलिटी, इंटॉक्सिकेशन, लेकिन लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, कोई बहुत दिन तक ड्यूटी पे ना आए तो उसके वो उसमें शामिल नहीं थी। वेरी डिफिकल्ट। द नेम्स एसोसिएटेड विद बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट कौन कौन इसमें है? तो आप देखेंगे इसमें तो मैंने दे दिया आंसर ही, मतलब चूंकि बता दिया है, तो ए बी डी है, मतलब मोरेनो को छोड़ दे तो सबने इसमें दिया है। ठीक है, मतलब डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस पर बहुत बहस नहीं कर रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड एम इज टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, बिल्कुल सही है, ट्रू है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स रैशनैलिटी, ये भी ट्रू है, और रैशनल से ही आप अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं, तो ए है। ये आसान क्वेश्चन है, बट सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। रिक्सियन मतलब रिक्स का जो एग्रेरिया मॉडल है, उन्होंने, आपको याद है ना, एग्रेरिया, ट्रांजिसिया एंड इंडस्ट्रिया, उन्होंने जो दिया था। एग्रेरिया मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये भी एक डाउटफुल मेरे अनुसार से आंसर है, क्योंकि क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, कम्युनलिस्टिक वैल्यू होती है उस तरह के फ्यू सोसाइटी में, इम्पर्सनल ह्यूमन एक्शन होता है। इम्पर्सनल नो, इम्पर्सनल तो खैर कभी होगा नहीं। डिवाइन ऑथोरिटी सोर्स होती है। तो ए बी डी होना चाहिए, और 3 कहीं पे है ही नहीं, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। इसके ऑफिशियल आंसर जो है सी एंड डी है। इम्पर्सनल ह्यूमन एक्शन कैसे हो सकता है एग्रीरिया में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सपोर्टेड बाय टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? तो इसमें उन्होंने इकोनॉमिक मैन का थ्योरी दिया है, मतलब कॉन्सेप्ट दिया है, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब, बहुत सारा दिया, वन बेस्ट वे करने का काम का, लेकिन ये इसमें नहीं था। Chester Bernard developed a concept in respect of acceptance of authority by a subordinate from his manager. उसको कहते हैं zone of indifference, JOI। मैंने कई बार बताया, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। Summarizing the defects of bureaucracy, W.A. Robson did not include। ये बी इसने उन्होंने सही कहा है, मुझे इस पे शक भी है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर ये है, और देख लीजिएगा। मैक्स वेबर एंड फ्रेड रिक्स में क्या कॉमन है? ये आसान क्वेश्चन है। दे बोथ स्टडीड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन देयर एनवायरमेंटल सेटिंग, मतलब दोनों ने एक तरह का इकोलॉजिकल अप्रोच अपनाया। आपको लगता होगा शायद मैक्स वेबर नहीं, लेकिन उन्होंने भी किया था ये। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज बेसिकली अनकन्वेंशनल, मतलब कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, लेकिन उसको इंप्रूव किया जा सकता है। अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बी है इसमें, आप सीधा पढ़ लीजिएगा। कितने तरीके के करप्शन का जो है मेथड जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है? ये 40 मेथड बताया गया, बस आपको याद है तो याद है। अब इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने कोशिश की थी, मैं नहीं कर पाया हूं कि किस किस टॉपिक से पूछा गया था। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आप भी थक गए हो देख करके, तो बहुत बहुत ही लाजमी है या बहुत ही
जस्टिफाइड है, बट लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और गाइड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। यूजीसी नेट के लिए 2-3 गाइड जो है इंपॉर्टेंट है। एक जो है आईआर गाइड है जो मैंने अभी हाल में पब्लिश किया है। एक गाइड जो है वो एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम के लिए है, सभी के लिए, वो भी पिछले साल किया था, अभी भी वो बहुत रिलेवेंट है। और एक मैंने मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया है इसमें कि यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी देता हूँ। और बहुत जल्द हम लोग लेकर के जो है इंटरनेशनल रिलेशन आएंगे और पार्ट 3 को खत्म करेंगे और फिर हम लोग पार्ट 4 में जाएंगे, जिससे कि एग्जाम के पहले आपको और मैं कुछ कुछ हेल्प कर सकूं। सो बाय, सी यू नेक्स्ट।